स्टडी वाला चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को यूथ पब्लिकेशन का यह बुक लेखपाल ग्राम समाज एवं विकास को पढ़ाऊंगी। ठीक है, इसमें आप विषय सूची दिया है, इसके आगे आप देख लीजिए। इसमें नवीन पाठ्यक्रम है जिसमें 4 सब्जेक्ट दिए रहते हैं, जिनमें से सामान्य हिंदी 25 प्रश्न और 25 अंक, गणित में 25 प्रश्न और 25 अंक होते हैं, सामान्य ज्ञान में भी 25 प्रश्न और 25 अंक, और ग्राम समाज एवं विकास में 25 प्रश्न और 25 अंक दिए होते हैं। कुल मिला के आपके 100 प्रश्न दिए होते हैं, जिसका समय 2 घंटे का होता है। इसमें निगेटिव मार्क भी होता है 1/4 का। ये आपका पाठ्यक्रम है, सामान्य हिंदी, गणित, फिर सामान्य ज्ञान, ग्राम्य समाज एवं विकास है। इसी को हम लोग को इस बुक में पढ़ना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आप योजनाएं भी पढ़ना है, इसमें देख लेते हैं। आपका फर्स्ट पार्ट दिया है ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में अध्याय, ये आपका फर्स्ट है। इसमें यहाँ से शुरू करते हैं कि ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में भाग के अंतर्गत ग्रामीण समाज एवं अर्थव्यवस्था, ग्राम विकास की संकल्पना, कार्य, नीति एवं अनुभव, ग्राम विकास में भूमि संबंधित मुद्दे, ग्राम विकास प्रशासन और ग्रामीण भारत में परिवर्तन की गत्यात्मकता को शामिल किया गया है। अगला है नीचे इसके कि ग्रामीण समाज एवं अर्थव्यवस्था, ग्रामीण समाज एवं अर्थव्यवस्था में ग्रामीण समाज का परिचय, ग्रामीण जनसांख्यिकी, ग्रामीण सामाजिक संरचना, ग्रामीण आर्थिक रचना और ग्रामीण निर्धनता समाहित है। आगे देखते हैं कि प्राचीन भारतीय ग्रामीण प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं। तो पहला है आपका समुदाय का छोटा आकार, दूसरा है कृषि मुख्य व्यवसाय, पारिवारिक संगठन, बंध सामाजिक स्तरीकरण, उपभोग पर आधारित आर्थिक व्यवस्था, प्रत्येक गांव एक पृथक्करण सामाजिक इकाई के रूप में। अगला है कि ग्रामीण समाज का परिचय। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय आबादी का 68.8% भाग, लगभग 83.37 करोड़ गाँवों में बसा हुआ है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारतीय आबादी का 72.22% भाग ग्रामों में बसा हुआ है। ग्रामीण समाज की संकल्पना। संयुक्त राज्य जनगणना ब्यूरो के अनुसार किसी विशिष्ट स्थान की जनसंख्या के आकार और घनत्व के आधार पर ग्रामीण समुदाय को परिभाषित किया जाता है। भारत में ग्रामीण शब्द को आमदनी के आधार पर परिभाषित किया जाता है। ग्राम का अर्थ है आमदनी देने वाला गांव। भारतीय जनगणना आयोग के अनुसार ग्राम एक ऐसा अस्तित्व है जिसकी पहचान उसके नाम से है और इसकी एक निश्चित परिसीमा भी होती है। आगे देखते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में 15.53 करोड़ है। इसके बाद बिहार में 9.23 करोड़, पश्चिम बंगाल में 6.21 करोड़, महाराष्ट्र में 6.15 करोड़ है। सर्वाधिक छोटी संख्या और छोटी आबादी के ग्राम सिक्किम और मिजोरम में है, जहां सिक्किम में इसकी संख्या 4,55,962 और मिजोरम में 5,29,037 है। छोटे या बड़े शहरों में बाहरी भागों में बसे ग्रामों को आमतौर पर सीमावर्ती ग्राम कहते हैं। इसके आगे देखते हैं शहरीकरण को, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर आबादी के अस्थायी प्रवास के रूप में परिभाषित किया जाता है। ग्रामीण एवं समाज का आदर्श नमूना। ग्रामीण शब्द का अर्थ ग्राम, देहात या लोक समाज जैसे शब्दों से अदल बदल कर प्रयुक्त किया जाता है। ग्रामीण समाज के लिए सर्वाधिक ग्राम शब्द का प्रयोग ही करते हैं। देहात अर्थात कंट्री साइड शब्द का प्रयोग आमतौर पर पश्चिमी जगत में किया जाता है। प्राचीन भारत में ग्रामीण विकास प्रशासन से संबंधित शब्दावलियाँ देख लेते हैं। इसमें
ग्राम शब्द का प्रथम उल्लेख वैदिक साहित्य ग्रामणी में ग्राम प्रशासन अधिकारी, गोप में हदबंदी का कार्य, गौल्मीक का ग्रामीण प्रशासन, ग्रामपति या महतर ग्राम प्रशासन, उर का लोगों की संस्था, पटवारी ग्राम प्रधान का सहयोगी, मौजा गांवों का समूह। आगे है लोक शब्द का अर्थ है छोटी, पारंपरिक और सजातीय समुदाय के व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह। लोक समाज का निहितार्थ है पारस्परिक और समान जाति से गठित समाज, जनजातियाँ एवं कृषक। ग्रामीण समाज शब्द का अभिप्राय है शहरी समाज की तुलना में यह एक छोटा समाज है, अर्थात इसकी आबादी कम होती है और इसका भौगोलिक क्षेत्र भी अपेक्षाकृत छोटा होता है। ग्रामीण समाज में कृषि प्रधान समाज है। इसमें कृषि, शिल्पकार, दस्तकार और अन्य व्यावसायिक समूह शामिल हैं और ये किसी न किसी वजह से मुख्यतः कृषि पर निर्भर रहते हैं। भारत की आबादी में 10.45 करोड़ अनुसूचित जनजाति के लोग शामिल हैं, जिससे भारत की आबादी का लगभग 8.6% भाग गठित होता है। हरियाणा और पंजाब के राज्यों और चंडीगढ़, दिल्ली और पांडिचेरी जैसे केंद्र शासित क्षेत्रों को छोड़कर देश भर में 705 अनुसूचित जनजाति बसी हुई हैं। उड़ीसा में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक बड़ी संख्या 62 है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अधिसूचित को अनुसूचित जनजाति कहते हैं। आगे है आपका इस संदर्भ में पहली अधिसूचना वर्ष 1950 में जारी की गई है। 705 अनुसूचित जनजातियों में से 75 की परिष्कृत जनजाति समूहों के रूप में पहचान की गई है, क्योंकि अनुसूचित जनजातियों की तुलना में ये अधिक पिछड़ी हुई हैं। सर्वप्रथम अमेरिका मानव वैज्ञानिक A.L. क्रोबर ने अपने लेखों में कृषक को परिभाषित किया था। A.L. क्रोबर के द्वारा दी गई कृषक की परिभाषा के अनुसार कृषक निश्चित रूप से ग्रामीण होते हैं। इसके अलावा उनका संबंध शहरी बाजारों से होता है। वे एक बड़े जन समुदाय, एक ऐसा वर्ग है जिसमें अक्सर शहरी केंद्र और कभी-कभी महानगर भी होते हैं। वे आंशिक संस्कृतियों सहित आंशिक समाज हैं। इनमें जनजातीय जन समुदाय की पृथकता, राजनीतिक स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता नहीं होती, लेकिन इनकी स्थानीय इकाइयों में अपनी अस्मिता, एकजुटता और अपनी मिट्टी एवं पूजा पद्धतियों के प्रति लगाव अभी भी सुरक्षित है। आगे है आपका क्रोबर का कहना है कि कृषक आंशिक संस्कृत सहित आंशिक समाज है। जॉर्ज फोस्टर के अनुसार कृषकों से अर्ध समाज बनता है। आगे है आपका समाज में जनजातियां शिकार खेलना, खाद्य सामग्री एकत्र करना, मछली पकड़ना, बागवानी का काम करना और झूम कृषि करना, कला और शिल्प जैसी उत्पाद विधियों से जुड़ी हुई हैं। ग्रामीण एवं शहरी समाज। ग्राम से शहरों में परिवर्तन होने वाले क्षेत्रों को रॉबर्ट रेडफील्ड और मिल्टन स्प्रिंगर ने विकासवादी शहर कहा है। ऐसे शहरों की मूल उत्पत्ति उनके गांव से होती है और बाहरी जनसंख्या का इन पर कोई प्रभाव नहीं होता। जब शहर में अलग अलग लोग आकर बसते हैं तो उन्हें विजातीय शहर कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि प्रधान क्षेत्र है और मोटे तौर पर उन्हें खाद्य उत्पाद इकाइयाँ कहते हैं। शहरी समाजों की विशेषताओं में शामिल है बड़ा आकार, अधिक घनी आबादी और विजातीयता। स्वतंत्रता पूर्व ग्रामीण विकास योजनाएं या कार्यक्रम। श्री निकेतन प्रोजेक्ट 1914, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस ऑफ मैसूर 1914 से 1918, त्रावणकोर, केरल। आगे है आपका कि
गुड़गांव प्रोजेक्ट 1920, F.L. ब्रायन मार्डेन प्रोजेक्ट 1921, डॉक्टर स्पेंसर हैच बड़ौदा परियोजना 1932, B.T. कृष्णमाचारी सेवाग्राम योजना 1936, महात्मा गांधी। आगे है कि इंडियन विलेज सर्विस 1945, आर्थर टी मोसर व B.N. गुप्ता। नीलोखेड़ी परियोजना 1948, S.K. डे। इटावा परियोजना 1948, अल्बर्ट मेयर। आगे है आपका ग्रामों के विविध स्वरूप। तो भारत की 1991 की जनगणना के आधार पर 94.7% ग्रामों की आबादी 5000 से कम थी। ग्रामों की आबादी के आधार पर इन्हें 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। 26% ग्रामों में 500 से कम लोग का बसेरा था। 48.8% ग्रामों की आबादी 500 से 2000 तक के बीच की थी। 19.4% ग्रामों की आबादी 2000 से 5000 तक के बीच की थी। भारत में लगभग 50% ग्राम मध्यम आकार के थे। भारत में ग्रामों को आकेंद्रित और विस्तृत छीट-पुट ग्रामों के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। आकेंद्रित ग्रामों में सभी घर एक इकाई के रूप में एक ही जगह समूह में रहते हैं और ऐसे घरों के चारों ओर कृषि वाली जमीन होती है। जब रिहायशी घर काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं और ऐसे घरों का प्रत्येक समूह कृषि वाली भूमि से अलग अलग बटा हुआ होता है तो इसे छीट-पुट ग्राम कहते हैं। भारत में अधिकांश ग्राम संहत आकेंद्रित किस्म के होते हैं। ग्रामीण समाज, इस शब्द का प्रयोग छोटे समाज के लिए किया जाता है जहां कुछ 100 आवासीय इकाइयां शामिल हों और जो केवल अपने खाने के लिए अन्न का उत्पादन करते हों। इनका मुख्य धंधा कृषि करना है। ऐसे समाज में कुछ लोग गैर कृषि कार्यों में लगे रहते हैं, परंतु ऐसे लोग इसके साथ साथ खेती बाड़ी भी करते हैं। जनजातीय समाज, कृषि आधारित समाज की तुलना में यह और अधिक छोटा होता है। इनके आर्थिक धंधों में शामिल है शिकार करना, खाद्य पदार्थ एकत्र करना और अस्थायी कृषि करना। शहरी समाज में हो जाएगा। इस शब्द का प्रयोग कस्बों और शहरों दोनों के संदर्भ में अदल बदल कर किया जाता है। शहरी समाज वृद्धि काफ़ी तेज़ी से होती है। शहर का क्षेत्र विस्तृत एवं आबादी अधिक होती है। अगला है आपका ग्रामीण जनसांख्यिकी। जनसांख्यिकी आबादी का वैज्ञानिक और सांख्यिकी अध्ययन है और विशेष रूप से यह विभिन्न प्रकार की आबादी, उनके विकास और संरचना का अध्ययन है। जनसांख्यिकी की अनेक शाखाएं हैं जैसे ऐतिहासिक जनसांख्यिकी, सामाजिक जनसांख्यिकी, आर्थिक जनसांख्यिकी, गणितीय जनसांख्यिकी, चिकित्सीय जनसांख्यिकी इत्यादि। जनगणना 10 वर्ष में एक बार की जाती है। भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में की गई थी। 1881 से नियमित रूप से हर 10वें वर्ष में जनगणना की जा रही है। नागरिक पंजीकरण प्रणाली जन्म, मृत्यु, विवाह आदि महत्वपूर्ण घटनाओं को लगातार रिकॉर्ड करने की एक प्रणाली है। प्रतिवर्ष पंजीकरण प्रणाली भारत के महापंजीयक द्वारा 1969 से 70 में शुरू की गई थी। पंजीकरण का कार्य राष्ट्रीय स्तर पर नियमित रूप से किया जाता है। यह मूलतः एक दोहरी रिकॉर्ड प्रणाली पर आधारित जनसांख्यिकी सर्वेक्षण है। यह बड़े राज्यों के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए आकलन प्रदान करता है। ग्रामीण जनसंख्या का आकार 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ थी, जिसमें 68.84% ग्रामीण
थी। किसी निश्चित समयावधि के दौरान किसी विशिष्ट क्षेत्र की आबादी की संख्या में होने वाले परिवर्तन को आबादी की वृद्धि कहते हैं। एक निश्चित समयावधि के 2 बिंदुओं के दौरान आबादी बढ़ती है तो इसे सकारात्मक और घटती है तो इसे नकारात्मक माना जाता है। 1901 से 2001 तक के 4 विशेष चरण हैं। पहला चरण है आपका 1901 से 1921 धीमी चरण। दूसरे चरण में 1931 से 1951 स्थिर वृद्धि, 1961 से 1981 तीव्र वृद्धि, उच्च वृद्धि, 1991 से 2001 उच्च वृद्धि और साथ में घटने के निश्चित संकेत। भारत की ग्रामीण आबादी वितरण प्रतिरूप के महत्वपूर्ण कारक हैं। कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता, मृदा की गहराई और उर्वरकता, भूमि जल स्तर की गहराई, सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता आदि है। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रामीण जनसंख्या में लैंगिक संरचना। जनसांख्यिकी गतिशीलता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू लिंग अनुपात है। लिंगानुपात एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है जिसका प्रयोग एक निश्चित समय में किसी समाज में महिलाओं और पुरुषों के बीच मौजूद समानता को मापने के लिए किया जाता है। यह अनुपात मृत्यु दर में लिंग विभेदन, लिंग के आधार पर प्रवसन, जन्म के समय लिंग अनुपात और कभी-कभी जनसंख्या गणना में लिंग विभेद के बीच क्रिया का परिणाम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं, जो 2001 की जनगणना में दर्ज 933 से 10 अंक अधिक है। भारत में लिंगानुपात के घटने की प्रवृत्ति के कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला है बाल्यावस्था में बालिकाओं की तरफ ध्यान न देने के कारण उनकी उच्च मृत्यु दर। दूसरा है अधिक मातृ मृत्यु दर। तीसरा है लिंग का चयन कर मादा शिशुपात और चौथा है मादा शिशु की हत्या। सर्वाधिक लिंग अनुपात 1084 केरल में पाया जाता है। भारत में शिशु आबादी 0 से 6 वर्ष की आयु समूह में लिंग अनुपात 2001 से 927 से घटकर 2011 में 919 हो गया है। वायु संरचना भी जनसंख्या की एक मूलभूत विशेषता है। यह न केवल वृद्धि दर को प्रभावित करती है बल्कि यह कुल आबादी में श्रम शक्ति के अनुपात का भी निर्धारण करने में सहायता करती है। मूल रूप से आबादी की आयु संरचना का निर्धारण 3 कारकों अर्थात प्रजनन, मृत्यु और प्रवसन द्वारा होता है। भारत की जनसंख्या की आयु संरचना इसका आधार चौड़ा है और ऊपर की ओर घटता हुआ शिखर है, जो उच्च जनसंख्या वृद्धि और बेरोजगारी की बढ़ती जनसंख्या का द्योतक है। भारत में वर्तमान उच्च जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारणों में से एक कारण भारत के अधिकांश राज्यों में कम उम्र में विवाह की प्रथा प्रचलन है। भारत में बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम 1978 के अनुसार बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। 21 दिसंबर 2021 को लोकसभा में बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया, जिसमें बालिकाओं के विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने का प्रावधान है। श्रमिकों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को प्रवसन कहते हैं। आगे है अशोधित जन्म। वर्ष में प्रति 1000 की जनसंख्या में होने वाले जन्मों की संख्या। अशोधित मृत्यु दर। वर्ष में प्रति 1000 की जनसंख्या में होने वाली मौतों की संख्या। जनसांख्यिकी क्या होती है? जनसंख्या संबंधित विज्ञान जो मुख्यतः निश्चित समय में जनसंख्या के आकार, वितरण, विशेषताओं, वृद्धि और संरचना के सांख्यिकी अध्ययन से संबंध। आश्रित अनुपात। जनसंख्या में
14 वर्ष से कम आयु के बच्चों और 60 या 65 वर्ष एवं अधिक आयु के वृद्धों की संख्या, जिसे 15 से 59 या 64 वर्ष की आयु के वयस्कों की संख्या के अनुपात के रूप में दर्शाया जाता है। शिशु मृत्यु दर 1 वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मों 1 वर्ष से कम आयु के में शिशुओं की होने वाली मौत की संख्या। जनसंख्या घनत्व किसी विशिष्ट स्थान पर प्रति वर्ष किलोमीटर पर लोगों की रिहायश प्रवसन, कुछ समय के लिए एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह पर बस जाना। जनसंख्या वृद्धि दर प्राकृतिक घटोत्तरी या बढ़ोतरी और निवल प्रवसन के कारण एक नियत वर्ष में वह दर जिस पर जनसंख्या बढ़ती या घटती है, और इसे आधार जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। लिंगानुपात जनसंख्या के में प्रति 1000 पुरुष की तुलना में महिलाओं की संख्या। ग्रामीण बस्तियों का आकार। जनसंख्या में ग्रामीण बस्तियों को ग्रामों की आबादी के आधार पर 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इसमें कुछ ऐसी बस्तियां हैं जहां 200 से कम की आबादी है, और कुछ ऐसे बड़े गांव भी हैं जहां की आबादी 10,000 से अधिक है। ग्रामीण सामाजिक संरचना। ग्रामीण समुदाय, परिवार और जाति ग्रामीण सामाजिक संरचना के बुनियादी घटक हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को आपस में जोड़ते हैं। समाज की बुनियादी इकाई वहाँ पर रहने वाले व्यक्ति विशेष हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संबंध स्थापित करके रहते हैं, और जब सबसे छोटा समूह 2 व्यक्तियों से बनता है तो उसे डियाड कहते हैं। आगे है आपका, अगले पेज पर रुक जाइए। मानव समाज में कोई व्यक्ति विशेष या समूह अलग अलग होकर काम नहीं कर सकता। समूहों के सामूहिक रूप को समुदाय कहा जाता है। बहुत से समुदाय मिलकर समाज गठन करते हैं। सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग समाज के विविध भागों के अंतर संबंधों, अंतः संयोजन और अंतर निर्भरता जैसे पहलुओं के संदर्भ में किया जाता है। जाति व्यवस्था। जाति भारतीय ग्रामों की मुख्य सामाजिक संस्था है। स्थानीय भाषा में इसे जात, जैत आदि कहा जाता है। हैरल्ड गोल्ड के अनुसार जाति एकाधिकारी रूपी संघ है। उच्च जाति के पुरुषों को निम्न जाति की महिलाओं से विवाह के माध्यम से ऊंचा उठाने की अनुमति थी। इसे अनुलोम विवाह कहते हैं। इसके विपरीत जहां उच्च स्तर की महिलाओं को निम्न स्तर के पुरुषों से विवाह करने का अधिकार है, अर्थात जहां महिलाएं विवाह के माध्यम से निम्न स्तर की प्राप्ति करती हैं, प्रतिलोम विवाह कहलाते हैं। अनुलोम विवाहों से जन्मे बच्चे जायज कहलाते हैं। ग्राम को जातियों के समूह के रूप में देखा जाता है, जहां प्रत्येक जाति का अपना पारंपरिक पेशा होता है। जाति भारतीय ग्राम में सामाजिक संगठन का आधारभूत सिद्धांत है। वर्ग समाज में आर्थिक असमानता के विवरण का सूचक है। उत्तर प्रदेश के ग्राम में खाद्य उत्पाद परिवारों और वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति करने वाले परिवार के मध्य संबंध के लिए विलियम एच वाइजर ने जजमानी शब्द का प्रयोग किया है। महाराष्ट्र में इस प्रकार के संबंध को बलूतदारी कहा जाता है। जजमानी प्रथा में कृषक का परिवार मुख्य बिंदु माना जाता है। सेवा प्राप्त करने वाले को जजमान या संरक्षक कहा जाता है। सेवा प्रदान करने वाले परिवारों को कमीन या कामगार कहते हैं। जजमानी प्रथा की सरलतम परिभाषा संरक्षक आश्रित संबंध पर आधारित है। ग्रामीण भारत में परिवार, इसमें देख लेते हैं कि परिवार मानवीय समाज का आधार है। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में मुख्यतः 2 सांस्कृतिक विशेषताएं नजर आती हैं, और वे हैं जाति व्यवस्था और संयुक्त परिवार।
संयुक्त परिवार को ऐसे सगे संबंधियों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है जिनका आवास एक है, जिनकी रसोई एक है और संपत्ति में जिनका हिस्सा एक जैसा है और जिनके धार्मिक विश्वास एक जैसे होते हैं। ठीक है, अगला है आपका भारत में संयुक्त परिवार पितृवंशी अर्थात पिता से पुत्र तक चलने वाली परंपरा। पितृस्थनिक अर्थात जहाँ परिवार के सभी पुरुष सदस्य एक साथ रहते हैं और परिवार में जन्मी कन्या को शादी के बाद दूसरे घर जाना पड़ता है। और पितृसत्तात्मक अर्थात जहाँ पुरुषों की सत्ता चलती है। 12वीं सदी में लिखित हिंदू विधि की प्रमुख पुस्तक मिताक्षर में संयुक्त परिवार की सर्वाधिक विशिष्ट विशेषताओं को विधिबद्ध किया गया है। विस्तारित परिवार दो या अधिक एकल परिवारों का समूह है। परिवार के विस्तार, समापन, पुनः स्थापना प्रक्रिया को विकास परक चक्र कहते हैं। ग्रामीण भारत में सत्ता विभाजन का स्वरूप। श्रीनिवास ने ग्रामीण भारत में सत्ता विभाजन के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए प्रधान जात की संकल्पना प्रस्तुत की है, जो निम्नलिखित मापदंडों के रूप में परिभाषित है। संख्यात्मक प्रभुत्व, आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण, राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण, उच्च अनुष्ठानिक स्थिति, पश्चिमी शिक्षा पद्धति का सर्वप्रथम लाभ प्राप्त करने वाला वर्ग। ठीक है, आगे देखते हैं जन्मजात स्थिति वह है जिसे पुरुष जन्म से प्राप्त करता है। जात व्यवस्था भारत में पाई जाने वाली व्यवस्था, यह मुख्य रूप से सामाजिक स्तरीकरण की परंपरागत व्यवस्था है। यह जन्मजात होती है। आश्रित शब्द का अर्थ है दूसरी जाति को अपनी पेशेवर सेवाएं देने वाला। पंचायत देख लेते हैं। बड़े बुजुर्गों का छोटा सा निकाय जो लोगों के झगड़ों का निपटारा करता है और इनके निर्णय को हर हालत में विवादी पक्षों को मानना पड़ता है। समस्तरीय एकता, एक ही जाति या सामाजिक रूप से एक ही स्तर के लोगों की एकजुटता। ऊर्ध्वाधर एकता, एक ही ग्राम के संबंध, सोपान क्रम आधारित सामाजिक स्तरीय व्यवस्था या विभिन्न जातियों से जुड़े लोगों में पाई जाने वाली एकता। ग्रामीण आर्थिक संरचना देख लेते हैं। सुनियोजित आर्थिक विकास के 5 दशकों के बाद भी भारत मुख्य रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला देश ही रहा है। वर्ष 1950 से 51 में प्राथमिक क्षेत्र ने देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के लगभग 60% भाग का योगदान दिया था, जिसे आर्थिक शब्दों में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। वर्ष 2020-21 में घटकर यह भाग 19.9% रह गया। इसके आगे देखते हैं। 1951 में देश के कुल कार्य बल का 69% भाग किसानों और कृषि श्रमिकों का था। वर्ष 2019-20 में कृषि कार्य में कुल कार्य बल का 45.6% हिस्सा कार्यरत है। भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है, जो देश में वार्षिक रूप से होने वाली वर्षा का 74% भाग है और यह पानी का मुख्य स्रोत है। इसमें कृषि देख लेते हैं। कृषि सकल फसल क्षेत्र और निवल बुआई क्षेत्र का अनुपात बहु फसल सूचकांक कहलाता है। वर्तमान में फसल गहनता या बहु फसल संबंधी सूचकांक लगभग 136% है। वर्तमान में सकल फसल क्षेत्र का मात्र 48.8% भाग ही सिंचित है। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लास 2020 के अनुसार वर्ष 2018-19 में सकल फसल क्षेत्र में खाद्यान्नों का क्षेत्रफल 124.83 मिलियन हेक्टेयर था। कृषि वृद्धि संबंधित रुझान। भारत में कृषि क्षेत्र में होने वाली वृद्धि को 4 विशिष्ट चरणों में विभाजित कर सकते हैं।
पहला चरण या जिसे पूर्व हरित क्रांति चरण कहते हैं और जिसकी शुरुआत 1952 में दूसरी पंचवर्षीय योजना के शुरू होने से हुई है। 1960 के मध्य का समय ऐसा जिसमें कृषि को मुख्य रूप से लाभकारी क्षेत्र अर्थात ऐसा क्षेत्र माना जाता है जो प्रौद्योगिकी बदलाव और पूंजी निर्माण में बिना किसी सार्वजनिक निवेश के आगे बढ़ सकता है। आगे है इसके इस अवधि के दौरान कृषि नीति को दो प्रमुख क्षेत्रों पहला भूमि सुधार और दूसरा सरकार द्वारा वित्त पोषित प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई योजना की ओर निर्देशित किया गया। इस अवधि में खाद्यान्नों के उत्पादन में दीर्घकालीन वृद्धि हुई जो वर्ष 1949-50 और 1964-65 के बीच वार्षिक रूप से 2.9% थी। दूसरा चरण प्रारंभिक हरित क्रांति चरण जो 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक तक था, इसमें प्रति वर्ष के हिसाब से खाद्यान्नों के उत्पाद में लगभग 2.21% की बढ़ोतरी हुई और कुल कृषि उत्पाद प्रति वर्ष लगभग 2.29% के हिसाब से बढ़ा। हरित क्रांति के दूसरे चरण में कृषि में होने वाली वृद्धि सभी क्षेत्रों में एक समान नहीं थी। भारत के पूर्वी और दक्षिणी भागों में सुदूर क्षेत्र की तुलना में उत्तर और उत्तर पश्चिम राज्यों में कृषि में काफ़ी वृद्धि तेजी से आगे है। 1980 के दशक में हरित क्रांति के तीसरे चरण में कृषि का व्यापक प्रसार हुआ और पूर्वी भारत में विशेष रूप से हरित क्रांति का फैलावा काफ़ी बढ़ गया। 1980 के दशक में खाद्यान्न उत्पादन की दर प्रति वर्ष 2.9% से बढ़ी और कुल कृषि उत्पादन प्रति वर्ष लगभग 3.43% की दर में बढ़ा। आगे है, नेक्स्ट पेज देखते हैं। 1990 के दशक में चौथे चरण में कृषि विकास कार्य नीति का ध्यान वृद्धि को बढ़ाने के लिए विपणन तंत्र पर मुख्य रूप से निर्भर हो गया था और इसके साथ साथ सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न प्रकार की सहायता को बंद कर दिया गया था। पशुपालन एवं कृषि संबंधित कार्य सकल मूल्य वर्धित में पशुधन क्षेत्र का योगदान वर्ष 2018-19 में लगभग 4.19% था। 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार भारत में कुल पशुधन संख्या 535.78 मिलियन है, जिसमें गोवंशीय पशुओं की संख्या 302.79 मिलियन और भैंसों की संख्या 109.85 मिलियन है। भारत में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और वर्ष 2019-20 में भारत में दुग्ध उत्पादन 198.4 मिलियन टन था। वर्ष 1968-69 में प्रति व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 112 ग्राम दूध उपलब्ध था, जबकि वर्ष 2019-20 में यह मात्रा बढ़कर लगभग 406 ग्राम हो गई। दिसंबर 2019 में 222 डेयरी सहकारी दुग्ध संघों में 1,94,007 ग्राम स्तर डेयरी निगम समितियों के अंतर्गत लगभग 17.01 मिलियन किसान शामिल हैं। भारत में कृषि अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण घटक बन गया। वर्ष 2019-20 में भारत में अंडे का कुल उत्पादन 114.38 मिलियन था, जिसमें अधिकांश भाग आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में उत्पादित हुआ। वर्ष 2019-20 में भारत में 14.16 मिलियन टन मछली का उत्पादन हुआ। गैर कृषि कार्य भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अन्य महत्वपूर्ण घटक गैर कृषि कार्य है। कुल कार्य बल में 20 से 25% का भाग गैर कृषि ग्रामीण रोजगार से बना है। ग्रामीण परिसंपत्तियों का आकार एवं विवरण देख लेते हैं इसमें कि ग्रामीण वर्ष 1991 में ग्रामीण परिवार की सभी प्रकार की परिसंपत्तियों का 64% भाग जमीन से जुड़ा। निजी जोत का आशय
ऐसे क्षेत्र से है जो किसानों के कानूनी स्वामित्व खातिरदारी अधिकार के अंतर्गत उन्हें प्राप्त होता है। सक्रिय जोत ऐसा क्षेत्र है जिसका रख रखाव एकल कृषक द्वारा किया जाता है और ऐसा खेत किसान की अपनी जमीन या उप पट्टेदारी पर जोती हुई भूमि या ऐसी कोई अनौपचारिक व्यवस्था भी हो सकती है। आगे है इसके कुल संगणना 2015-16 के अनुसार भारत में परिचालन जोतों की कुल संख्या 146 मिलियन है और कुल भूमि जोतों में लघु एवं सीमांत जोतों का हिस्सा 86.21% है। आगे देख लेते हैं कि पंजाब, हरियाणा और गुजरात जैसे राज्यों में जोतों का औसतन आकार अपेक्षाकृत बड़ा है। दूसरी तरफ बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे पूर्वी राज्यों में जोतों को आकार अपेक्षाकृत छोटा है। 1960 के दशक के अंत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण से ग्रामीण बैंकों का बड़ी संख्या में विकास हुआ। बैंकों से कुल ऋण का 40% भाग प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को देने के लिए कहा गया। 1990 के दशक में ग्रामीण बैंकों को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों से भी जोड़ा गया। ग्रामीण रोजगार, अल्प रोजगारी और मौसमी बेरोजगारी ग्रामीण श्रम बाजार का एक विशिष्ट लक्षण है। आम रोजगार स्थिति मानदंड द्वारा एक व्यक्ति को रोजगार शुदा माना जाता है यदि उसने पिछले वर्ष से आधे से अधिक दिनों तक काम किया। आम स्थिति द्वारा बेरोजगारी की दर का संबंध श्रमिक शक्ति में उन व्यक्तियों की प्रतिशतता से है जो काम के लिए उपलब्ध थे लेकिन पिछले वर्ष आधे से अधिक दिनों तक बेरोजगारी थे। मौजूदा साप्ताहिक स्थिति मानदंड द्वारा एक व्यक्ति को रोजगार शुदा माना जाता था यदि उसने सर्वेक्षण की तारीख से पहले 7 दिन के दौरान कम से कम 1 घंटा काम किया हो। साप्ताहिक स्थिति द्वारा बेरोजगारी की दर का संबंध श्रम शक्ति में उन व्यक्तियों की प्रतिशतता से है जिन्होंने काम के लिए उपलब्ध होने के बावजूद भी पिछले 7 दिनों में 1 घंटा भी काम नहीं किया। मौजूदा दैनिक स्थिति रोजगार का संबंध पिछले 7 दिनों में कुल दिनों से है जिसमें व्यक्ति या व्यक्ति का समूह रोजगार था। दैनिक स्थिति द्वारा बेरोजगार दर का संबंध ऐसे दिनों अनुपात से है जब लोग काम करने के लिए तो उपलब्ध थे लेकिन कोई काम नहीं था। कृषि श्रम का विस्तार। कृषि श्रम भारतीय समाज की सभी व्यावसायिक श्रेणियों में सर्वाधिक सुविधा वंचित श्रेणी है। इसका मुख्य कारण है कि कृषि श्रम में अनुसूचित जाति के लोगों की अधिकता। अगला है आपका वर्ष 2021 में राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण श्रम बल का 33% भाग और कृषि कार्य बल का 45% भाग कृषि श्रमिकों का था। ग्रामीण और कृषि कार्य बल में कृषि श्रमिकों का हिस्सा बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में और सबसे अधिक और उत्तर पूर्व तथा पर्वतीय इलाकों में सबसे कम है। आगे है आपका अगला नगद फसल। नगद फसल में देख लेते हैं आपका ऐसी फसल जिसका उत्पाद स्वयं के उपभोग के लिए नहीं बल्कि बाजार में बेचने के लिए किया जाता है। फसल की सघनता। फसल की सघनता में देख लेते हैं कि एक ही फसल वर्ष में एक ही खेत में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें हैं। प्रति भूमि ऐसी भूमि जिसे कुछ मौसमों के लिए फसलें बोए बिना ही रखा जाता है ताकि वहाँ की मृदा उपजाऊ बन सके। आगे है सकल फसल क्षेत्र। कुल बुआई वाला तथा ऐसा क्षेत्र जहाँ वर्ष में एक से अधिक बार बुआई की जाती है। सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाली भू जोत। निवल बुआई क्षेत्र देश में कुल बुआई क्षेत्र। ग्रामीण निर्धनता। वैश्विक संदर्भ में निर्धनता। विश्व बैंक ने क्रम शक्ति समानता पीपीपी के आधार पर निर्धनता का अनुमान लगाया। पीपी के अंतर्गत एक देश से दूसरे देश में पाए जाने वाले मूल्य लागत संबंधित अंतर शामिल है।
इसमें असली उत्पादन और आय आधारित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना भी की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से 17 सतत विकास लक्ष्यों (SDG) की योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक अधिक संपन्न, अधिक समतावादी और अधिक संरक्षित विश्व की रचना करना है। उक्त लक्ष्यों को दिसंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की शिखर बैठक में 193 सदस्य देशों ने अनुमोदित किया था। 17 सतत विकास लक्ष्यों में SDG में शामिल है शून्य गरीबी, शून्य भूखमरी, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली। चौथा हो जाएगा आपका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समता, स्वच्छ जल, सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा, उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि, उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं हैं। असमानताओं में कमी, संवहनी शहर और समुदाय, संवहनी उपभोग और उत्पाद हो जाएगा। आगे देखते हैं। जलवायु कार्रवाई, जलीय जीवों की सुरक्षा, थलीय जीवों की सुरक्षा, शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं, लक्ष्य हेतु भागीदारी, निर्धनता की संकल्पना एवं मापदंड देख लेते हैं। इसमें भारत देश में हर वर्ष योजना आयोग शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। सापेक्ष निर्धनता के अंतर्गत समग्र आय विवरण और उस विवरण के दायरे में हर एक घर की स्थिति को देखा जाता है। इसमें एक समूह के व्यक्ति की स्थिति की तुलना दूसरे समूह से की जाती है। भारत में निर्धनता पर आधारित पहले प्रमुख अध्ययनों में दादा भाई नौरोजी 1871 में प्रकाशित पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में उन्होंने दर्शाया कि ब्रिटेन की तुलना में भारत एक निर्धन देश है। आय या खपत निर्धनता के प्रमुख निर्धारकों में से एक है। गरीबों की स्वास्थ्य स्थिति, खराब पोषण, अनपढ़ता, सामाजिक बहिष्कार, संवेदनशीलता और उनकी योग्यताओं के संवर्धन के लिए अवसरों का अभाव, अर्थात ये सभी ऐसे कारक हैं जो मोटे तौर पर निर्धनता की छवि या अर्थ को व्यक्त करते हैं। निर्धनता का सर्वाधिक सामान्य मापदंड ऐसे लोगों की गिनती करना है जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। इसे या क्षेत्र की कुल आबादी के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। इसे निर्धनता का हेक्टेयर मापदंड या हेड काउंटर अनुपात कहते हैं। अमर्त्य सेन ने भी एक मापदंड दिया है जिसे गरीबी का सेन मापदंड कहते हैं। भारत में निर्धनता आकलन देख लेते हैं। इसमें योजना आयोग राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण, संरक्षण, उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षणों पर आधारित निर्धनता के प्रभाव क्षेत्र का आकलन करता है। वर्ष 1989 में सरकार द्वारा स्थापित टास्क फोर्स ने ऐसे प्रति व्यक्ति आय के स्तर के रूप में गरीबी रेखा को परिभाषित किया है जो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी की औसतन दैनिक जरूरत को पूरा करती है। ऐसे जरूरतें भारतीय चिकित्सीय अनुसंधान परिषद द्वारा निर्धारित आयु और लिंग विशिष्ट कैलोरी और पोषणात्मक आवश्यकताओं पर आधारित है। आगे है, इसमें अगला पेज देख लेते हैं। यहाँ से आप लोग का जो चैप्टर हम लोग पढ़े हैं उसी का प्रैक्टिस सेट दिया है, इसे भी करते चलते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न दिया है कि ग्रामीण शब्द का समानार्थक क्या होगा, तो ग्रामीण शब्द का समानार्थक ग्रामवासी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है पारंपरिक और समान जाति से गठित समाज का आशय क्या है, तो ये हो जाएगा लोक समाज हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कृषक आंशिक सांस्कृतिक सहित आंशिक समाज है, यह कथन किसका है, तो ये कथन किसने कहा था, क्रोबर ने कहा था। अगला प्रश्न है आपका विकासवादी शहर की अवधारणा का संबंध किससे है, तो ये आपका हो जाएगा रॉबर्ट रेडफील्ड से। अगला प्रश्न है ग्रामों की आबादी का
आबादी का आधार पर इन्हें कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो इन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय आबादी का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं? तो इसका ए हो जाएगा 68.84%। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य जनगणना ब्यूरो के अनुसार किस आधार पर ग्रामीण समुदाय को परिभाषित किया जाता है? इसमें हो जाएगा जनसंख्या का आकार और जनसंख्या का घनत्व। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामों की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो किस राज्य की हो जाएगी? इसमें बिहार नहीं होगा, पश्चिम बंगाल नहीं होगा। आगे देखते हैं क्या दिया है। आगे आपका ये हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों का प्रावधान है? तो ये आपका ए हो जाएगा 342। अगला प्रश्न है कृषकों के अर्ध समाज बनता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका जॉर्ज फोस्टर का हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब शहर में अलग अलग लोग आकर बसते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें हम विजातीय शहर कहते हैं। अगला प्रश्न है भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल होती है? तो ये आपका हो जाएगा 10 वर्षों के अंतराल की जाती है। 13वां प्रश्न है आपका भारत में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? ये हो जाएगा आपका 1872 ईस्वी में। भारत में नियमित रूप से किस वर्ष से जनगणना की शुरुआत की जा रही है? तो ये आपका 1881 ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात आपका 943 हो जाए 943 हो जाएगा। उच्च स्तर की महिलाओं का निम्न स्तर के पुरुषों होने वाला विवाह किस प्रकार का विवाह कहलाता है? तो ये आपका प्रतिलोम विवाह कहलाता है। 12वीं सदी में निम्नलिखित पुस्तक मिताक्षर किस विधि से संबंधित है? तो ये आपका हिंदू विधि से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, देख लेते हैं आगे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पाद कौन सा है? तो ये आपका भारत हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व बैंक द्वारा किस आधार पर निर्धनता का अनुमान लगाया जाता है? तो ये आपका क्रय शक्ति क्षमता पे लगाया जाता है। वर्ष 1871 में प्रकाशित पुस्तक पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपका दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया है। वर्ष 1901 से वर्ष 2001 तक की आबादी को कितने चरणों में विभाजित किया गया है? तो ये आपका 4 चरणों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में पाया जाता है। इसका अगला प्रश्न है कि मानव समाज का आधार निम्न में से किसे कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा परिवार को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से कितने सतत विकास लक्ष्यों की योजना शुरू की गई है? तो ये आपका सी वाला सही हो जाएगा 17। 25 क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 दिसंबर 2021 को लोकसभा में बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया, जिसके अनुसार महिलाओं की विवाह की आयु कितना कर दिया गया? तो ये 21 वर्ष अब कर दिया गया है। अगला प्रश्न है ग्रामीण परिवार की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ग्रामीण इसमें प्रयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका भारत में संयुक्त परिवार की सर्वाधिक संख्या मिलती है। तो ये आपका हो जाएगा ग्रामीण समुदाय में। कहाँ मिलती है? ग्रामीण समुदाय में। अगला प्रश्न है ग्रामीण समाज से संबंधित है। तो ग्रामीण समाज से क्या संबंधित है? कृषि संबंधित है। ग्रामीण समाज निम्नलिखित में से किसका द्योतक है? तो ये आपका हो जाएगा सरलता, सही हो जाएगा डी वाला। ग्रामीण क्षेत्र किस प्रकार के समाज के अंतर्गत आता है? तो ये आपका परंपरागत समाज के अंतर्गत आता है। ग्रामीण समाज में कृषि के अतिरिक्त किए जाने वाला कार्य इनमें से कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा पशुपालन। अगला प्रश्न है ग्रामीण समाज के लोगों को इनमें से किस किस आपदा का सामना करना पड़ता है?
तो ये आपका हो जाएगा उपयुक्त में सभी है, इसका आंसर डी हो जाएगा। एक निश्चित दिशा में होने वाले निरंतर परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ये उत्विकास कहते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे S.C. दुबे हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।